अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट थर्ड और चैप्टर 9th, इसकी हमारी आज थर्ड क्लास है। टॉपिक है हमारा लेखा बहियां जला दी गई। लेखा बहियां बच्चों, ये जो हिसाब किताब की जो लेखा जोखा होता है, जिस पुस्तक में दर्ज, उसे लेखा बहियां बोलते हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह आंदोलन आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ। सूपा एक व्यापारिक केंद्र या मंडी था, जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने अनेक बही खाते जला, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया और फिर अगले 2 महीनों में यहाँ भी और आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋणबंद नष्ट कर दिए गए। यानी कि जो साहूकार जो मतलब किसानों को ऋण के रूप में पैसा देते थे, उनके बही खाते यानी कि रजिस्टर्ड होते थे पुस्तक, तो और ऋणबंद जो है यानी कि जिस पर वो अपना कोई किसान पैसा लेकर गया है तो उसका लेखा जोखा एक लेटर टाइप होता था, उसमें लिखते थे। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार घर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं पीछे छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया। विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेनाएं बुलाई ली गईं। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को दंडित किया गया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे, यह विद्रोह क्यों हुआ था, इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और वहां औपनिवेशिक शासन के में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है। आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर दृष्टिपात करें। समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट रैयत और साहूकार शीर्षक नामक निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी और उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया। हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। वे रैयत सर्वप्रथम अपने गांवों की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते हैं। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते हैं और उनसे उनके ऋण पत्र अन्य दस्तावेज मांगते हैं और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते हैं। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता है तो गुप्तचर अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते हैं और अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते हैं। साहूकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। समझ रहे बच्चों? लेखक द्वारा प्रयुक्त भाषा या शब्दावली से अक्सर उसके पूर्वाग्रहों का पता चल जाता है। स्रोत साथ में सावधानी पूर्वक पढ़िए और उन शब्दों को छांटिए जिनसे लेखक के पूर्वाग्रहों का पता चलता है। चर्चा कीजिए कि उस इलाके का रैयत उसी स्थिति का किन शब्दों में वर्णन करता होगा। यहाँ बच्चों एक घटना है। उस दिन सूपा में क्या हुआ, देखो। 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा, शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह से जला दिया गया। लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्र, बांड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को किया
लगभग 2,000 रुपये का चोरी का माल छुटा लिया गया। अनुमानतः 25,000 रुपये से अधिक की हानि हुई। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दंगा, दक्कन दंगा आयोग। एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहां भी राजस्व की नई प्रणालियां लागू कर दी गई। इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त बंगाल से बाहर बिल्ले ही लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? किसका एक कारण तो यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूंकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया, तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई करने लगे। रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किराया जीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वहां जमींदार लोग किराया जीवियों के रूप में बदल गए प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अब यह आवश्यकता कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत थी बच्चों। अब इसमें बच्चों जो है इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही थी। राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 तक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए, जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज़्यादा होती थी। खास तौर पर समस्या और भी विकट थी। जब वर्षा नहीं होती थी, फसल खराब होती थी, तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले फिर भारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहते थे। इसलिए वे अत्यंत कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया।
इसके फलस्वरूप किसानों की आय में और अधिक गिरावट आई। इसी दौरान 1832-34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का एक तिहाई पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधा मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई, और जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहते, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी जरूरत की चीजों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे, अपने बच्चों की शादियां कैसे की। यह सब कुछ करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था, लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गई और ऋणदाताओं पर किसानों का निर्भरता बढ़ती गई। अब यह स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगहों के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे थे। 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। अब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे। मांगा गया राजस्व बहुत ज्यादा था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने वाला था। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया गया। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें सने सने बढ़ती गई। किसान अपने कृषि क्षेत्र बढ़ाने लगे थे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे। उन्हें बीज और जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। फिर कपास में तेजी आई। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे कहा है किरायाजीवी शब्द ऐसे लोगों का द्योतक है जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन करते हैं। समझ रहे बच्चों? अब इसमें बच्चों एक यहाँ पर देखो कि चार्ट देखते हैं। यहाँ ये जो है सूचकांक है कपास में तेजी। इस ग्राफ में अंकित रेखा कपास की कीमतों में आई तेजी और गिरावट को दिखाती है। अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों 1860 है, 1862, 64, 66, 68, इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं आप ये। तो देखो 1860 के दशक में देखो यहाँ 100 है, 62 में देखो इधर लगभग 64 में, और 65 में तो बिल्कुल बच्चे देखो क्या देख रहे हो 500 तक, फिर यहाँ पे डाउन हो गई। तो ये मतलब जो है अंतर है काफ़ी रेटों में। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपने निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। 1857 ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन करना था, जिससे कि उनकी कंपनी जो है का विकास हो सके। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी और यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। जब सन 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र मंडी तथा कारखानों में तहलका मच गया।
अमेरिका से आने वाली कच्ची कपड़े आयात में भारी गिरावट आ गई, वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठें हर गांठ 400 पाउंड की आई थी, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्याकुलता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करे। बम्बई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बम्बई से कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वे आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को, जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था, अधिकाधिक मात्रा में राशि उधार सकें। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों को वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफी असर हुआ। दक्कन के गांव के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपए अधिक राशि दी जाने लगी। साहूकार भी दीर्घावधिक ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। देख रहे हो बच्चों, जब अमेरिका में संकट की स्थिति रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितनी भी कपास का आयात होता था, उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसान को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। देख रहे हो बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा जो है जो मतलब जो फिगर दिया है उसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखो आप बच्चों, कपास के ढोने वाली गाड़ियां जो है एक बरगद के पेड़ के नीचे है। इलस्ट्रेड लंदन न्यूज की खबर है बच्चों। देखो कितना बड़ा बरगद का पेड़ है और ये नीचे जो है कपास की गाड़ियां रेस्ट कर रही हैं, लदी हुई है कपास। देखो इधर भी है, देखो ध्यान से देखो बच्चों चारों तरफ। क्योंकि जो है अमेरिका में 1861 में गृह युद्ध हो गया, अब वहां से कपास की आपूर्ति हो नहीं पा रही, तो फिर इंडिया से जो है जो हमारी दक्कन बेल्ट है वहाँ कपास की आपूर्ति के लिए बड़ी जो है निर्यात के लिए बहुत खरीदारी हो रही है, तो कपास के रेट जो है बहुत ऊंचे स्तर पर बढ़ जाएंगे। चित्र जो है 9.17 के 3 भाग है, जिनमें कपास ढोने के भिन्न भिन्न साधन दर्शाए गए हैं। चित्र में कपास के बोझ से दबे जा रहे बैलों, सड़क पर पेड़, शिलाखंड और नौका पर लदी गांठों के विशाल ढेर को देखिए। कलाकार इन तस्वीरों के जरिए क्या दर्शाना चाहते हैं कि कितना मतलब जो है कपास का निर्यात हो रहा है। अच्छा रेट मिल रहा है, किसानों को मौज आ रही है। रेल का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 20 अप्रैल 1861। जब अमेरिकी गृह अमेरिका में से कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई, तब ब्रिटेन को यह आशा हुई कि भारत ब्रिटिश उद्योगी कपास संबंधी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। इसलिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा, कपास की गुणवत्ता की जांच होने लगी, उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन किया जाने लगा। उनकी यह दिलचस्पी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के पृष्ठों में परिलक्षित होती है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है बच्चों, नौकाओं का बड़ा बेड़ा मिर्जापुर से गंगा नदी के रास्ते कपास की गांठें ले जा रहा है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 13 दिसंबर 1862। रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले मिर्जापुर का कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था। देख रहे हो बच्चों, मिर्जापुर सब मतलब जो है कैसे लदा हुआ कपास है। यहाँ पे बच्चों देखेंगे, देखो आप, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के बम्बई
टर्मिनस पर कपासी पड़ी हुई हैं, इन्हें आगे समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा जाएगा। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1862 जब रेल चलने लगी तो कपासी गांठें गाड़ियों और नौकाओं के द्वारा नहीं, रेलों से भी भेजी जाने लगी। नदी मार्ग से यातायात धीरे धीरे कम होता गया, परंतु परिवहन के पुराने साधनों का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। चित्र में पीछे दाहिनी और लदी हुई बैलगाड़ियां रेलवे स्टेशन से पत्तन तक कपासी घाटी ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। देख रहे बच्चों, जो है रेलगाड़ियों से भी कपास जाएगा, मतलब जो है सिंपल जो है बैलगाड़ियां भी पत्तन तक ले जा रही हैं। ऋण का स्रोत सूख गया। देखो बच्चों, जिस दिन कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजल उत्पादक ने पूछा, दास राज्यों सहित राज्य अमेरिका को स्थापित करके लंका साहब कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह समाप्त हो गया तो वहां कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया। ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देख लिया कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापसी करने का निर्णय लिया। एक ओर तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशकों में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इस नए बंदोबस्त में मांग को नए ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भला बेचारे रैयत उस हालात में जबकि कीमतें गिर रही थी और कपास के खेत गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा। लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था। अन्याय का अनुभव। अब बच्चों थोड़ा सा इधर देखते हैं, रैयत अर्जी क्या है। नीचे की याचिका का उदाहरण दिया गया है जो कारस्ते तालुकों के मीर गांव के एक रैयत द्वारा कलेक्टर अहमदनगर दक्कन दंगा आयोग को दी गई थी। साहूकार लोग काफी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं, चूंकि हम अपना घर खर्च चलाने के लिए काफी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हम उनसे पैसे, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे हमें ये चीजें मिलती जाती हैं, पर बड़ी कठिनाई से, और उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बंद पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी नगद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमतें मांगी जाती है वही नकदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% होती है। हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं। उपज ले जाते समय तो वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खातों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारी उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते। रैयत अपनी मर्जी में क्या शिकायत कर रहा है, ऋणदाता द्वारा किसान से ले जाई जाने वाली फसल उसके खातों में क्यों नहीं चलाई जाती, किसानों को कोई रसीद क्यों नहीं दी जाती। यदि आप ऋणदाता होते तो इन व्यवहारों के लिए क्या क्या कारण है। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफी फैला हुआ था और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयतों के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। अनेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लेख में संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की थी।
भाड़ा पत्र। जब किसान ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सरसों सरसों जमीन, गाड़ियां, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था, इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र किरायानामा लिखना पड़ा प्रसाद जी, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि पशु गाड़ियां उसकी अपनी नहीं है। विवाद होने पर ये दस्तावेज न्यायालय में मान्य होते थे। नीचे एक ऐसे ही दस्तावेज का नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में किसान ने हस्ता हस्ताक्षरित किया था। यह दक्कन दंगा आयोग के अभिलेख से उद्धृत है। मैंने आपको दे ऋण के खाते में आपको अपने लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियां, सात सामान, 4 बैलों के साथ बेची हैं। मैंने इस दस्तावेज पर उन्हीं 2 गाड़ियों, 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपये प्रति माह की दर से उनका किराया भाड़ा दूंगा और आपसे आपकी अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद ना मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। उन सभी वचनबद्धताओं की सूची बनाइए जो किसान इस दस्तावेज में दे रहा है। ऐसा कोई दस्तावेज हमें किसान और ऋणदाता के बीच के संबंध के बारे में क्या बताता है? इससे किसान और बैलों जो पहले उसी के थे के बीच के संबंध में क्या अंतर आएगा? रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे। वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धत्ता बताने की शिकायतें करते थे। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल एक नए बंद पत्र भरवाने लगा। जब कोई नया बयान हस्ताक्षरित होता तो ना चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता। दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयतों को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते तो वे रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते। बंद पत्रों में जाली आंकड़े भी भर लेते थे। किसानों को फसल नीची कीमतों पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। तरह तरह के दस्तावेजों और बंद पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों और बंद पत्रों में साफ साफ, सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए। वे विधि सम्मत होने चाहिए। जब तक कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंद पत्रों दस्तावेजों की इस नई व्यवस्था के कारण ही है। उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे और पर उन्हें यह पता नहीं चलता था कि वास्तव में किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। ऋणदाता बंद पत्रों में लिख देते कि वे तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए था और ऋणदाता कानून दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। अब बच्चों,
सॉरी बच्चों। कर्ज कैसे बढ़ते गए। दक्कन दंगा आयोग को दी गई अपनी याचिका में रैयत ने यह स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती थी। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंद पत्र के आधार पर 100 रुपए की रकम 3 या 2% की मासिक दर पर उधार देता है। कर्ज लेने वाला इस रकम को बॉन्ड पास होने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता है। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय से 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर बनी राशि मुद्रण के लिए एक अन्य बॉन्ड उसी ब्याज दर से लिखवा लेता है और उस पर उसे संपूर्ण कर्ज चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत दे देता है। 3 साल और 15 दिन बीच पर कर्जदार एक तीसरा बॉन्ड पास किया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपये की राशि उसका कुल ब्याज जो है 2028 रुपये और 10 आना 3 पैसे हो जाता है। देख रहे हो बच्चों, यानी कि 100 रुपये पर जो है 12 साल में जो है कितने हो गए, लगभग जो है 3000 रुपये, 3028 रुपये 10 आना 3 पैसे हो जाते हैं। कितना खतरनाक मतलब जो है मामला है। अब बच्चों दक्कन दंगा आयोग, इसे हम देखते हैं। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह के कांडों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें यह फिर याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था, और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी, जिससे सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार सरकारी रिपोर्ट इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती है, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैदिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे काल रेखा है। 1765 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कौन सा एक्ट है बच्चों? रेगुलेटिंग। 1793 में बंगाल में जो है स्थायी बंदोबस्त, इस्तवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ। 1800 का जो दशक है, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 में बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त हुआ। लिख रहे बच्चों? 1820 का दशक, कृषि कीमतें गिरने लगी। 1840-50 का दशक, बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया। 1855-56 संथालों की बगावत। 1861 कपास में तेजी का जो है शुभारंभ। 1875 में दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत की। अब बच्चों एक ग्रामीण दृश्य विलियम प्रिंसिप द्वारा चित्रित, देख रहे हो बच्चों? इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर समाप्त होता है।
बच्चों जो क्वेश्चन आंसर है इसकी हमारी दूसरी प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें जाकर आप जो है इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर समाप्त होता है। जिन बच्चों ने हमारा चैनल अमृत पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।